दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत के अंदर जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि भारत के अंदर ऑलरेडी आपको मुस्लिम रिजर्वेशन कई मामलों में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि आखिर क्या यहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन बाकी राज्यों में एग्जिस्ट कर रहा है, और कर रहा है तो उनका इतिहास क्या है और उनका स्टेटस अभी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या स्टेटस उनका भी फिलहाल है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन देना जायज है, क्या लीगल है, क्या हमारा संविधान इस चीज के लिए अलाउ करता है कि आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन जो है वो लागू कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों पूरा मामला यहां पर क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे साथ, हम हैं यहां पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अकेडमी में, और मेरा नाम है सुमित। ठीक है, तो देखते हैं आखिर पूरे मुद्दे को कि यहां पर मामला क्या है। कहता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 देखेंगे, यानी कि आर्टिकल 341, जो कि प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट नोटिफाई कर सकता है। यानी कि अलग अलग राज्यों में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर शेड्यूल कास्ट कौन है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहां पर पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि उस लिस्ट में से किसको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में शामिल करना है और किसको नहीं करना, ये पार्लियामेंट डिसीजन लेती है। तो आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई करने की पावर प्रेसिडेंट के पास आपको देखने को मिलती है। ऐसे में अगर बात करें तो यहां पर आर्टिकल 341 के अंदर जो ये पावर है, इसके लिए 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यहां पर बताता है कि सिर्फ हिंदूज जो हैं उनको यहां पर काउंट किया जाएगा एससी कैटेगरी के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर शामिल करने के लिए। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें फिर आगे, जैसे ही समय चलता है आगे, तो 1956 के अंदर यहां पर सिख जो है इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई जो सिख कम्युनिटीज हैं उनमें से भी शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 341। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो है उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, 1990 में ऐसा देखने को आपको मिलता है। तो कुल मिला के अगर शेड्यूल कास्ट आइडेंटिफाई करने की बात है, यानी कि अगर ये बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर काम करना है, रिजर्वेशन देना है, तो ऐसे में यहां पर कौन कौन सी कम्युनिटीज से शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो ऐसे में हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख्स में से आप शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे में यहां पर क्रिश्चियन और जो मुस्लिम्स हैं वो इस पूरे रिजर्वेशन के फोल्ड से बाहर हो जाते हैं अगर बात करें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की। तो ऐसे में यहां पर बात करें तो कहता है मुस्लिम्स और क्रिश्चियन जो है उनको यहां पर नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मुस्लिम रिजर्वेशन की जब बात होती है तो फिर वो ओबीसी के रेफरेंस में बात होती है, यानी कि अगर एससीज में उनको इंक्लूड नहीं कर सकते तो कहां पर बात हो सकती है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज में फिर उनको शामिल करने की यहां पर बात होती है। तो देखते हैं कि आखिर ओबीसीज के अंदर यहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन अभी किस तरह से दिया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में इसका स्टेटस क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी कि यहां पर अनअकैडमी का जो रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शन 2023 में देखने को मिला है, इसके सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी यहां पर मंजिल 2024 ऑफर लेकर आया है। और ऐसे में यहां पर सभी दोस्तों के लिए 2025 की तैयारी जो भी दोस्त करना चाहते हैं उनके लिए प्राइसेस जो है वो हिस्टोरिक लेवल पर ड्रॉप कर दिए गए हैं कोर्सेज के। और अब आप 2025 की तैयारी अगर आपको करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपए में कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीएस के साथ सीसैट भी आपको शामिल मिलेगा। इसके साथ ये जो कोर्स होंगे ये 12 महीने के नहीं बल्कि 15 महीने के आपको मिलते हैं। और इसके अलावा हर प्रकार का बैच मिलेगा, चाहे बाइलिंगुअल इंग्लिश बैच हो, चाहे इंग्लिश मीडियम बैच हो या फिर टोटल हिंदी मीडियम बैच हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सीसैट का भी एक्सेस देता है और जो 12 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, 15 महीने आपको टाइम मिलता है। साथ में यहां पर आपको सभी प्रकार के मीडियम, चाहे आपका मीडियम कोई सा भी हो, अब यहां पर मीडियम जो है वो समस्या नहीं है। ऐसे में सभी प्रकार के मीडियम में आपको क्वालिटी गाइडेंस और कोर्सेज यहां पर मिलते हैं। 2025 के लिए कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात कर रहे थे कि किस तरह से जो मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन है वो यहां पर काम करता है। अगर बात करें क्या संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि आप पहली बात तो रिजर्वेशन लागू करें या फिर आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन लागू करें। तो अगर बात सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की यहां पर करें तो कहता है कि जो हमारा संविधान है वो यहां पर इक्वालिटी की बात ना करके, ठीक है, हमारा संविधान जो है वो इक्वालिटी की बात ना करके बात करता है किसकी, इक्विटी की। ठीक है, तो हमारा संविधान इक्वालिटी की बात ना करके बात करता है इक्विटी की, और साथ में इक्वालिटी की अगर बात करता है तो वो डायनामिक इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करता है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान
इक्वालिटी पर फोकस ना कर कर ज्यादा इक्विटी पर करता है, यानी कि सबको बराबर मौके यहां पर मिलने चाहिए। ठीक है, अपनी कंडीशंस के हिसाब के सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। अगर बात करें इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की, तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में यानी कि अगर सबको इस समाज में, इस सोसाइटी में, भारत में एक समान ट्रीट किया जाएगा, तो ऐसे लोग जिनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो यहां पर सोसाइटी में उनके साथ काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिल सकती है। तो अगर आप सबको समान स्तर पर देखेंगे तो ऐसे में जो लोग हिस्टोरिकली डिसेबल्ड रहे हैं, जिनके साथ बैकवर्डनेस, जिनको हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस मिली है, ऐसे लोग यहां पर इनइक्वालिटी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए यहां पर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पर फोकस ना कर कर बात की गई है इक्विटी की, यानी कि यहां पर सबको समान मौके मिले, और यहां पर सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात की गई है। और सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मतलब है कि यहां पर आउटकम पर फोकस किया जाता है, यहां पर इक्वालिटी ऑफ आउटकम पर फोकस किया जाता है, ना कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पर। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम की जब यहां पर बात होती है, इक्विटी की बात होती है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है, तो ऐसे में यहां पर एफर्मेटिव एक्शन यानी कि रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी जो है उनको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। और ये जो पॉलिसीज हैं ये क्या करती हैं, इक्विटी को बढ़ाती हैं, यानी कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति बैकवर्ड है तो उसको उठाती है और उसको एज एन आउटकम सोसाइटी में इक्वल स्टेटस देती है और यहां पर इक्वालिटी पर लेकर आती है, और इसे कहते हैं आइडिया ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। तो भारत का जो संविधान है वो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से ज्यादा फोकस करता है सब्सटैंटिव इक्वालिटी के ऊपर, जिसमें आउटकम ऑफ इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में यहां पर जो भी दोस्त, जो भी लोग जो बैकवर्ड्स हैं, जो भी समाज में सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो भी कम्युनिटीज बैकवर्ड हैं, उनके लिए यहां पर रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज जो है वो क्यों जरूरी हो जाती है और क्यों लीगल है, क्योंकि यहां पर हमारा संविधान बात करता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की एंड सब्सटैंटिव इक्वालिटी की। ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो कहता है रिलीजियस आधार पर रिजर्वेशन देना कहां तक जायज है। ठीक है, हमने बात करी है बैकवर्डनेस की, तो रिलीजियस आधार यहां पर कैसे आ जाता है। तो अगर बात करें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की, इसके अंदर लिखा है कि भाई स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ। तो ओनली जो शब्द है, यानी कि यहां पर कहा गया है कि सिर्फ ये जो क्राइटेरियाज हैं, ये सिर्फ ये क्राइटेरियाज जो है ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी कोई अगर क्राइटेरिया है तो उसके आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर उसके अंदर आर्टिकल 15 के अंदर एक और यहां पर क्लॉज बाद में जोड़ा जाता है अमेंडमेंट से, और वो कहता है कि स्टेट अगर वीकर सेक्शन के लिए अगर अपलिफ्टमेंट के लिए सर यहां पर कुछ पॉलिसी बनाना चाहती है, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी बनाना चाहती है, और इन पर्टिकुलर SC ST के लिए बनाना चाहती है, साथ में वीकर सेक्शन के लिए अगर बनाना चाहती है, तो ऐसे में यहां पर वो जो पॉलिसी होगी वो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहां पर काम करेगी, ऐसे बैकवर्ड जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए यहां पर काम कर सकती है। तो आर्टिकल 15 के तहत अगर बात करें तो यहां पर जो इक्वालिटी है उसके लाने के लिए यहां पर पॉलिसी बनाई जा सकती है वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि सिर्फ कास्ट, ग्रुप और रेस, रिलीजन के आधार पर ही नहीं, आप किसी और आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी बैकवर्ड हैं, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके लिए आप यहां पर इक्वालिटी लाने के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं और स्टेट को कोई इस चीज से नहीं रोक सकता है। और यही चीज आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 46 के अंदर भी कही गई है कि जो स्टेट है ऐसे कदम उठाएगा कि वीकर सेक्शन के लिए और बैकवर्ड लोगों के लिए पॉलिसीज लेकर आएगा ताकि उनका अपलिफ्टमेंट यहां पर हो सके, यानी कि स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो यानी कि हमारा संविधान बैकवर्ड और वीकर सेक्शन के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, एफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए भी स्टेट को प्रोत्साहित करता है, उसको एनकरेज करता है। ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये कहां तक जायज है, या फिर अगर दिया जाना चाहिए तो ये कहां तक जायज है। तो ये कहता है कि अगर बात यहां पर होती है मुस्लिम रिजर्वेशन की, तो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात इसलिए नहीं होती कि उनका रिलीजन जो है वो इस्लाम है या फिर वो मुस्लिम है इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यहां पर मैटर ये नहीं है कि उनको रिलीजन के आधार पर मैटर, उनको जो रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा है। उनको रिजर्वेशन यहां पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो वीकर सेक्शन के अंदर काउंट जो भी होगा उसको यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अगर मुस्लिम्स के अंदर कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि वीकर सेक्शन में काउंट होते हैं, जो कि बैकवर्ड कास्ट में, कम्युनिटीज में काउंट होते हैं, तो उनको यहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये जो रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया जाता है ये रिलीजन के आधार पर नहीं दिया जाता, ये बैकवर्डनेस के आधार पर यहां पर दिया जाता है अगर बैकवर्ड क्लास है।
और ऐसे में यहां पर कहता है कि अभी आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम्स को एज एन ओबीसी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये कहता है कि यहां पर जो रिजर्वेशन दिया गया है मुस्लिम्स को, ये एससी, एसटी और ओबीसीज का जो रिजर्वेशन है वो कम करके नहीं दिया गया है, बल्कि ओबीसीज के अंदर ही उनको यहां पर इंक्लूड करके दिया गया है। तो अभी जो आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे ओबीसी के अंदर कुछ यहां पर कैटेगरी क्रिएट कर दी गई है कि भाई इतनी ही जो है सब कैटेगरी जो है मुस्लिम्स के लिए फिक्स है, ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिलता है। और अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ये जो मुस्लिम्स को यहां पर रिजर्वेशन ओबीसी के अंडर मिलता है अभी फिलहाल, ये आखिर कैसे मिलता है। तो हमने यहां पर देख लिया कि रिलीजन यहां पर आधार नहीं है, बल्कि बैकवर्डनेस यहां पर आधार है। और अभी जो ओबीसीज के अंदर रिजर्वेशन मिलता है मुस्लिम्स को, वो कैसे मिलता है, वो दरअसल मिलता है यहां पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं 1979 के अंदर मंडल कमीशन का गठन किया गया था और 1990 के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दिया गया था वीपी सिंह की सरकार ने, और ऐसे में यहां पर जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन है वो लागू कर दिया गया था। और ऐसे में जब ये ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया था तो ऐसे में मंडल कमीशन ने कुछ भारत के अंदर ऐसी बैकवर्ड कास्ट थी जिनको ओबीसी की कैटेगरी के अंदर काउंट किया था और उनको शामिल किया था। और मंडल कमीशन की ही रिकमेंडेशन के आधार पर मंडल कमीशन ने ही आइडेंटिफाई करा था भारत के अंदर कुछ मुस्लिम्स कम्युनिटीज को जो कि ओबीसी का हिस्सा बनती हैं। तो ऐसे में यहां पर अभी जो आपको ओबीसी रिजर्वेशन मुस्लिम्स में देखने को मिलता है वो ऐसा नहीं है कि भाई जो 27% ओबीसी हैं उसमें से कुछ परसेंट जो है वो मुस्लिम के लिए फिक्स कर दिया गया, नहीं, वो 27% जो है उसके अंदर जितनी भी कास्ट है उनमें मुस्लिम कास्ट भी कुछ इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेंगी, और वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही आपको देखने को मिलता है। इसके बाद फिर यहां पर इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई जो भी सोशल ग्रुप बैकवर्ड होगा उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, चाहे वो रिलीजन उसका कुछ भी हो, यानी कि उसकी आइडेंटिटी कुछ भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज आइडेंटिटी, इट्स आइडेंटिटी, कोई भी अगर कम्युनिटी बैकवर्ड है तो फिर यहां पर आप उसको बैकवर्ड होने के नाते यहां पर ट्रीट कर सकते हैं ओबीसी के अंदर, और आप उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी बैकवर्ड है तो आप उसको बैकवर्ड ट्रीट करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बैकवर्डनेस से फर्क पड़ता है। अब यहां पर देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के अंदर जो मुस्लिम रिजर्वेशंस आपको देखने को मिलते हैं ये कैसे काम करते हैं और उनका इतिहास क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें जो सेंट्रल लेवल पर अभी आपको देखने को मिलता है रिजर्वेशन, वो मंडल कमीशन के आधार पर काम कर रहा है और उसके अंदर आपको कोई सब कैटेगराइजेशन देखने को नहीं मिलता है। वो ओवरऑल जितना 27% है सब उसके अंदर आपको सभी कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर यहां पर बात करें केरला के अंदर आपको सबसे पहले इस प्रकार का रिजर्वेशन देखने को मिलता है जो कि रिलीजन के आधार पर था, जो कि 1936 के अंदर त्रावणकोर रियासत के अंदर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था। बाद में 1952 के अंदर इसे कम्युनल रिजर्वेशन से रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर आबादी में 22% मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे और मुस्लिम्स को यहां पर ओबीसीज के अंदर काउंट किया गया था। इसके बाद अगर बात करें यहां पर जब केरला बनता है 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 1956 में जब बहुत सारे राज्य बनते हैं, केरला भी उनमें से बनता है, तब यहां पर जो मुस्लिम्स हैं इनको कई जो कोटा, जो यहां पर 8 जो कैटेगरीज थी बैकवर्ड क्लासेस की, उनमें से एक कैटेगरी में यहां पर शामिल किया जाता है और कहता है कि यहां पर आपको 10% और अभी लगभग 12% आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ओबीसी कोटा के अंदर यहां पर क्रिएट किया जाता है एक सब कोटा। तो आप केरला के केस में यहां पर देखते हैं कि जो ओबीसी कोटा है उसके अंदर आपको मुस्लिम्स के लिए सब कोटा आपको देखने को यहां पर मिलता है। तो केरला के केस में आपको सब कोटा देखने को मिलता है। कर्नाटका की अगर यहां पर बात करें तो कहता है कर्नाटका के अंदर बैकवर्डनेस जो है उसको असेस करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कमीशन अलग अलग समय पर यहां पर बनते हैं। जैसे कि यहां पर हवानूर कमीशन बनता है 1975 के अंदर, वेंकट स्वामी 1983 में, और जो लेटेस्ट आपको मिलेगा 1990 के अंदर ओ चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन यहां पर बनता है। और ये बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे में यहां पर कहता है कि जो मुस्लिम है ये भी बैकवर्ड क्लासेस बनने के लिए क्वालिफाइड है, यानी कि मुस्लिम्स भी यहां पर बैकवर्ड हैं तो इनको भी यहां पर रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में यहां पर 1995 के अंदर, 1995 के अंदर जो एचडी देवगौड़ा इस समय यहां के आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, ये यहां पर जो है इस समय यहां पर रिजर्वेशन लागू करते हैं और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन यहां पर विद इन ओबीसी कोटा लागू कर देते हैं। तो यहां पर आपको फिर से केस देखने को मिलता है एक सब कैटेगराइजेशन का, यानी कि जो ओबीसी कोटा है उसके अंदर 4% मुस्लिम्स के लिए रिजर्व यहां पर किया जाता है।
ऐसे में अगर यहां पर बात करें तो फिर उसके बाद यहां पर 2023 के अंदर जब बीजेपी की सरकार आती है तो ऐसे में यहां पर जो बसवा बोम्मई की जो गवर्नमेंट है वो इस कोटा को, इस रिजर्वेशन को खारिज कर देती है और ऐसे में यहां पर इनको ईडब्ल्यूएस 10% में वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 2023 के अंदर जो सरकार आती है कर्नाटका के अंदर, वो इस पुराने वाले 4% रिजर्वेशन को खारिज कर देती है, निरस्त कर देती है। और ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और ऐसे में देखते हैं कि भाई यहां पर क्या मामला निकलकर सामने आता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि तमिलनाडु का यहां पर सीन देखते हैं। तमिलनाडु में आखिर क्या है, तो कहता है कि तमिलनाडु के अंदर 2007 के अंदर यहां पर करुणानिधि सरकार ने यहां पर कानून पास किया और ऐसे में यहां पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन जो दिया गया वो 30% जो ओबीसी कोटा था उसी के अंदर यहां पर एक कैटेगरी सब कैटेगराइज करके 3.5 यानी कि 3.5% रिजर्वेशन तमिलनाडु के अंदर दिया जाता है। 30% के अंदर ही 3.5% का सब कैटेगराइजेशन यहां पर किया जाता है और ऐसे में यहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन लागू किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और ऐसे में कहता है कि यहां पर जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई कौन बैकवर्ड है कौन फॉरवर्ड है, यानी कि जो अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं उनको यहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उनको 3.5% रिजर्वेशन, टोटल 30% जो ओबीसी कोटा था उसी में यहां पर सब कैटेगराइज करके तमिलनाडु के अंदर दिया जाता है। और ऐसे में यहां पर कहता है कि भाई जो ये स्टेट था तमिलनाडु था, इसने क्रिश्चियंस को भी यहां पर रिजर्वेशन दिया था हालांकि, लेकिन क्रिश्चियंस जो थे इन्होंने इस रिजर्वेशन को जो था इस रिजर्वेशन से खुद ही बाहर यहां पर कर लिया। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर एक आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस देखने को मिलता है तमिलनाडु, आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। अगर यहां पर बात करें तो कहता है 2004 के अंदर यहां पर 5% रिजर्वेशन लागू किया गया था और यहां की सरकार ने ये जो लागू किया था ये कौन सी रिपोर्ट के आधार पर लागू किया था, दरअसल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर ये जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दी थी, इसके आधार पर यहां पर तेलंगाना के, यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर जो सरकार थी उन्होंने 5% रिजर्वेशन लागू करा। लेकिन लागू जब इन्होंने करा ये 5% रिजर्वेशन तो इस कंप्लीट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके लिए, यानी कि एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए यहां पर इन्होंने बैकवर्ड उनको ट्रीट किया और उनको रिजर्वेशन के अंदर लागू किया। ऐसे में यहां पर हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट इस पूरे मामले के अंदर इस रिजर्वेशन को निरस्त कर देता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है और इसके पीछे आधार यह बताया जाता है कि भाई यहां पर ये जो रिजर्वेशन जब लागू किया गया इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, तो कमीशन से कंसल्ट यहां पर नहीं किया गया था। ठीक है, तो मैंडेटरी जो कंसल्टेशन थी वो यहां पर फॉलो नहीं की गई, विदाउट कंसल्टेशन 5% रिजर्वेशन यहां पर लागू कर दिया गया। उसके अलावा यहां पर फिर 2005 के अंदर यहां पर जो सरकार थी आंध्र प्रदेश की, वो इस कमेटी को, कमीशन को अपनी रिपोर्ट भेजती है और उसके बाद फिर से यहां पर ऑर्डिनेंस लेकर आती है, अध्यादेश लेकर आती है और अध्यादेश के आधार पर यहां पर 5% रिजर्वेशन यहां पर दे दिया जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी को यहां पर बैकवर्ड घोषित किया जाता है, वो भी एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को। तो फिर से यहां पर पूरी जो मुस्लिम आबादी थी आंध्र प्रदेश की उसको यहां पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है, पूरी मुस्लिम आबादी को। ऐसे में ये मामला फिर कोर्ट में जाता है और यहां पर फिर से इस पूरे मामले में ये जो ऑर्डिनेंस था इसको फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर कोर्ट कहता है कि भाई यहां पर आप पूरी कम्युनिटी को ये बेनिफिट जो है ये एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी कम्युनिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आपको कम्युनिटी के अंदर आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन बैकवर्ड है और कौन यहां पर अपलिफ्टेड है, किसको जरूरत नहीं है। यहां पर जब ये पूरा मामला यहां पर आया, ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करा, उसके बाद फिर से यहां पर कानून लेकर आती है आंध्र प्रदेश की सरकार 2007 के अंदर और फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करती है, लेकिन इस बार कंप्लीट जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको बैकवर्ड घोषित नहीं करती है। यहां पर 14 ऐसी मुस्लिम कास्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि बैकवर्ड है, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, जैसे कि वॉशरमैन, बुचरर, कारपेंटर, गार्डनर, बार्बर। ये सभी कास्ट आपको हिंदूज में भी देखने को मिलेंगी और ऐसी ही कास्ट मुस्लिम्स में है और इनको बैकवर्ड आइडेंटिफाई करके इनको यहां पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है। और ऐसे में 10 जो कास्ट है वो ऐसी भी आइडेंटिफाई की जाती हैं जो कि अपलिफ्टेड हैं, जिनको रिजर्वेशन की मुस्लिम्स में जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में इस जो ये जो रिजर्वेशन लागू किया जाता है इस कानून के तहत, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करके 14 कास्ट को दिया जाता है, ये भी यहां पर कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर कहा जाता है कि जो कमीशन ने आइडेंटिफाई करी है कास्ट, यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया गया है कि आखिर यहां पर कैसे क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आइडेंटिफिकेशन यहां पर अलग अलग बैकवर्ड कास्ट की यहां पर की गई है।
और उसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज भी इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर किस तरह से ये काम कर रहा है आप यहां पर देख सकते हैं। राज्यों के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ओबीसी कैटेगराइजेशन के अंदर सब कैटेगराइजेशन के रूप में आपको मुस्लिम रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जो मंडल कमीशन के आधार पर है वहां पर आपको सब कैटेगराइजेशन नहीं मिलता है। जितने भी कास्ट हैं ओबीसी उनमें से ही एक कास्ट यहां पर मुस्लिम जो है, मुस्लिम की कुछ कास्ट वो वहां पर शामिल आपको देखने को मिलेंगी। तो सेंट्रल लेवल पर जो आपको देखने को मिलेगा मंडल कमीशन के आधार पर वहां पर कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन राज्यों में आपको यहां पर सब कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ऐसे में अगर यहां पर बात करें, ये तो बात हुई मंडल कमीशन के आधार पर वहां पर रिजर्वेशन आपको कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्यों का हमने देख लिया। इसके अलावा यहां पर सेंट्रल लेवल पर भी आपने बड़ा एक नाम सुना होगा, सच्चर कमीशन की यहां पर बात होती है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बनी थी। ऐसे में यहां पर कहता है 2006 की सच्चर कमेटी जो एस्टेब्लिश हुई थी, और साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा रंगनाथ मिश्रा कम्युनिटी 2007 की, इन्होंने भी यहां पर कुछ रिकमेंडेशंस दी और यहां पर बताते हैं कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं ये मुस्लिम कम्युनिटीज एज ए होल ये आपको SC ST के जितनी आपको बैकवर्ड मिलेगी, साथ में जो नॉन ओबीसीज हैं, हिंदू जो नॉन ओबीसीज जो आपको यहां पर बैकवर्ड मिलेगी, और जो नॉन मुस्लिम ओबीसीज हैं उनसे भी ज्यादा आपको बैकवर्ड आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर बात करें, कहता है नॉन मुस्लिम ओबीसीज जो है, ठीक है, उनसे भी ज्यादा बैकवर्ड है यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी, और SC ST के जितनी बैकवर्ड है, ऐसा यहां पर सच्चर कमेटी यहां पर कहती है। और साथ में रंगनाथ मिश्रा कम्युनिटी जो 2007 के अंदर आती है, ये कहती है कि यहां पर 15% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए माइनॉरिटीज को, साथ में 10% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 15% माइनॉरिटीज और उसके अंदर 10% जो है वो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन होना चाहिए, ये बात यहां पर कही जाती है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो उस समय की जो कांग्रेस की सरकार होती है 2012 के अंदर ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करती है, और ऐसे में यहां पर 4.5% रिजर्वेशन दिया जाता है माइनॉरिटीज को। हालांकि बात 15% की गई थी, लेकिन यहां पर 4.5% जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो कंप्लीट माइनॉरिटीज को दिया जाता है। जितनी भी भारत के अंदर माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलेंगे, माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है एज ए होल, जिसके अंदर यहां पर सिर्फ मुस्लिम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, पूरे माइनॉरिटी ग्रुप को दिया जाता है। और ऐसे में यहां पर ये जो आपको 4.5% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है माइनॉरिटीज के लिए, ये आपको देखने को मिलेगा जो 27% ओबीसी कोटा है उसी के अंदर ये 4.5% फिक्स किया जाता है। यानी कि यहां पर ये जो ऑर्डर था ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अभी तक कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है मंडल कमीशन के आधार पर, उसमें यहां पर इस ऑर्डर के तहत यानी कि माइनॉरिटीज को 27% में से सब कैटेगराइजेशन हो जाता, और फिर 4.5% माइनॉरिटीज को यहां पर जो था रिजर्वेशन चला जाता, जिसके अंदर आपको देखने को मिलते कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मुस्लिम, बाकी सभी माइनॉरिटी ग्रुप्स भी यहां पर होते। ऐसे में यहां पर कहता है कि भाई इस समय जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, तब कई राज्यों के अंदर इलेक्शंस चल रहे थे, और ऐसे में यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कांग्रेस को कि भाई आप अभी यहां पर ये जो फैसला है इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्शंस यहां पर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कई राज्यों के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में इसको इंप्लीमेंट आप अभी नहीं कर सकते। और ऐसे में यहां पर फिर बाद में ये जो पूरा ऑर्डर था, इसको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो इस ऑर्डर को क्वैश कर देता है, यानी कि निरस्त कर देता है, और सुप्रीम कोर्ट भी आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट था उसके ऑर्डर को अपहोल्ड करता है, और उस पर स्टे लगाने की जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। तो अभी फिलहाल आपको मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला ये देखने को मिलता है, और अभी आपको समझ आना चाहिए जो अभी मुस्लिम रिजर्वेशन आपको ओबीसी के रूप में देखने को मिलता है कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स के अंदर, वो इसलिए है क्योंकि मंडल कमीशन के आधार पर कुछ जो कम्युनिटीज थी मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर कुछ कास्ट जो थी उनको बैकवर्ड कैटेगरी में रखा गया, और ओवरऑल जो 27% ओबीसी कोटा है उसी के अंदर जैसे बाकी सब कास्ट हैं ऐसे कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज भी आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में क्या है, कैसे सब कैटेगराइजेशन हुआ, क्या वहां पर स्टेटस है, ये सब हमने यहां पर देख लिया। तो दोस्तों यहां पर आई होप ये मुद्दा है आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अनअकैडमी इस साल जो है रिकॉर्ड लेवल पर सिलेक्शन जो अपने हुए हैं इंक्लूडिंग AIR1 इसको सेलिब्रेट कर रहा है और मंजिल ऑफर आपके लिए लेकर आया है। और दोस्तों यहां पर ये जो मंजिल ऑफर है ये स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर आपको कुछ ऑफरिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली समस्या होती है स्टूडेंट की कि भाई यहां पर CSAT जो है वो अलग से लेना होता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको CSAT इस कोर्स में मिलेगा 2025 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा यहां पर दूसरी प्रॉब्लम होती है अफोर्डेबिलिटी की, कि बच्चे को यहां पर कोर्स जो है वो अफोर्डेबल नहीं लगता है,
ऐसे में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरिक लेवल पर प्राइसेस जो है ड्रॉप कर दिए गए हैं। 2025 की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप सिर्फ 25,000 रुपए में यहां पर कर सकते हैं तैयारी, जो कि आपको पूरे दिन का यानी कि 56 रुपीज पर डे आपको पड़ता है, यानी कि 56 रुपए पर डे। इससे ज्यादा तो आप मोमोज खा जाते होंगे, इससे ज्यादा तो आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लेते होंगे, नहीं तो इससे ज्यादा आप बाकी अलग चीजों पर आप खर्चा कर देते हैं। तो 56 रुपए पर डे आप अपने जो सपना है उसके ऊपर यहां पर खर्चा कर सकते हैं, और इसीलिए अफोर्डेबिलिटी यहां पर मेंटेन की गई है। इसके अलावा यहां पर बात करें, दूसरी बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट्स की, वो ये कि टाइम पर कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते, कि भाई 12 महीने का यहां पर टाइम दिया जाता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए जो कोर्सेज हैं 15 महीने के लिए आपके लिए दिए गए हैं, 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब आप तसल्ली से समझकर रिवाइज कर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। साथ में जो चौथी प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस की, वो है कि मीडियम की बात है। भाई कोई कहता है मुझे इंग्लिश में पढ़ाओ, कोई कहता है हिंदी में पढ़ाओ, कोई कहता है मुझे बाइलिंगुअल में पढ़ाओ। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर आरंभ बैच जो है ये लॉन्च किया गया है, जो कि एक बाइलिंगुअल बैच है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। 7 मई से बैचेस शुरू हो चुके हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको इंग्लिश मीडियम का भी बैच है। जिन दोस्तों को जो प्रॉब्लम आती है बाइलिंगुअल में या हिंदी मीडियम में, वो इंग्लिश मीडियम में भी एनरोल कर सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स सरमद महराज सर की गाइडेंस में आपको यहां पर पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, और 2025 की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 24,999 के अंदर। और अच्छी बात यह है कि सभी प्रकार के बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम का लेंगे तो आप सिर्फ उसी की वीडियोस देख सकते हैं, नहीं, आप किसी भी बैच की वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे में यहां पर जो हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनको भी जो समस्या होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए हिंदी मीडियम का बैच है, लक्ष्य बैच, मधुकर कोटावे सर की गाइडेंस में और बाकी टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस में आप यहां पर तैयारी करते हैं। तो ऐसे में आपकी सभी प्रॉब्लम, 4 तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करता है ये एक अकेला ऑफर, मंजिल ऑफर, जिसके अंदर 24,999 में आप एनरोल कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में दोस्तों एनरोल करेंगे तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है। किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो कोड लगेगा SMK लाइव। इसके अलावा ऑप्शनल के बैचेस भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये था पूरा सेशन, और जिसके अंदर हमने यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझा। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।